झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगात दी। इसके तहत रिम्स सहित सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत कई और सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही जिला अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। रिम्स में कोबास मशीन लगाए गए। वहीं रिम्स के सेंट्रल पैथोलॉजी में 24 घंटे पैथोलॉजी जांच की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ हाई फ्लो पाइपलाइन से मरीजों को ऑक्सीजन मिलेगा। प्लांट की क्षमता 100 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार करने की बताई जा रही है। तो एक तरफ झारखंड में स्वास्थ्य विभाग का हेल्थ सुधारने की कोशिश जारी है, वहीं गोड्डा के सदर अस्पताल में एक बार फिर से खराब खाना देने का मामला सामने आया है। इससे पहले भी अस्पताल में खराब खाना दिया गया था। कल देर रात खराब रोटी मिलने पर सभी मरीजों ने खाने का बहिष्कार कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधक ने भी खराब खाने की बात को कबूल किया है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। इधर पूरे मामले को लेकर गोड्डा विधायक अमित मंडल ने सरकार पर गलती का आरोप लगाया है। साथ ही जल्द ही मामले को हर स्तर पर उठाने की बात कही है। नहीं लेते हैं तो हमारे जीवन जाते हैं। हमारे यह देख लीजिए, सामने आपके सामने पड़े हैं, ये मेरे सास जी हैं, जिनके कारण में हमारे आज यहाँ 9 दिन हो गए। 9 दिन के अंदर में बढ़िया खाना नहीं मिला, जिसमें कि हम लोग इसमें दुखित हैं। हमारे क्या मिला आपको, क्या दिक्कत मिला खाने? दिक्कत ये रोटी नहीं बढ़िया, दाल नहीं बढ़िया, तरकारी नहीं बढ़िया, सब ला के खाता नहीं बच्चे। ये देखिए रोटी। तो एक भी दिन खाना यहाँ का खाएं या क्या किए खाना? हम तो सर खाते, हमारे बच्चे कोई दिन आ जाता तो कोई भूखे रहता तो कोई खा भी लेता है। रोटी खराब मिलता है या फिर दाल की क्वालिटी खराब है तो निश्चित तौर पर हम लोग निरीक्षण करने भी हॉस्पिटल जाएंगे और वहां पर लोगों से भी फीडबैक लेंगे कि क्या आपको सही में जो गुणवत्तापूर्ण खाने की जो बात कह रहे हैं आप वैसा मिल रहा है या उसके इतर मिल रहा है। जो मेरी सूचना है निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग निरीक्षण के तौर पर हॉस्पिटल जाके इस चीज को देखेंगे भी और जो भी दोषी पदाधिकारी होगा उसको DC को कह के उस पर हम लोग कार्रवाई की भी बात। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव झा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव, स्वास्थ्य विभाग को सही तरीके से चलाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात सरकार कहती है, लेकिन उसकी पोल खोलती तस्वीर सामने है। जी, जिस तरीके से ये तस्वीर गोड्डा से सामने आई है, ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी एक दफा जो मरीजों को ब्रेड दिया गया था, उसमें से खराबी की बात सामने आ रही थी और उसके बाद एक दफा फिर से कल देर रात और आज सुबह का जो खाना दिया गया मरीजों को, वो खराब मिला है। मरीजों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से ये खाना मिला, सभी ने उस खाने को लेने के बाद कूड़ेदान में डाल दिया। तो आखिर इस तरीके के खाने देने का क्या तात्पर्य बनता है, ये समझ से परे है। अस्पताल प्रबंधन सर कुछ भी कहने से पीछे हट रही है और अब तक उनका कोई भी बयान इस पूरे मामले पर नहीं आया है। गौरव, ये भी जानना था आपसे कि क्या अस्पताल में खाने की गुणवत्ता को चेक नहीं किया जाता है? क्या उन लोग की तरफ से कुछ भी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है कि इस तरीके का खाना परोसा जा रहा है? जी, लगातार इस चीजों को लेकर SDO नेतृत्व करते हैं या अस्पताल प्रबंधन नेतृत्व करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जब सामने आई, स्पष्ट रूप से लगता है कि इसका जांच नहीं हुआ होगा। और एक और मसला सामने आया, जिसमें से कि मरीजों को हर रोज दूध देने का प्रावधान है, लेकिन मरीजों को एक भी दिन दूध नहीं दिया जाता है। मरीजों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें दूध सिर्फ आज मिला, क्योंकि आज जब सुबह हमने हंगामा किया तो पिछले 3 दिन से आज पहली दफा हमें दूध दिया गया है। वैसे इस तरीके का खाना कब से मिलना शुरू हुआ है मरीजों को, कुछ बता पा रहे हैं वो लोग? और क्या सिर्फ कच्ची रोटी मिलती है, फिर खाना भी खराब ही मिलता है? उन्होंने कहा कि दाल की जो गुणवत्ता है वो भी खराब मिलता है, रोटी आधी पकी हुई है और इन बातों को अस्पताल प्रबंधन ने भी स्वीकार किया है। हालांकि हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये बातें कही है कि जो भी खाना वहां दिया गया था, हमने उसका जांच किया है, वो कच्चे जरूर मिले हैं और इस पर हम ध्यान रखेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि जब मरीजों को खराब खाना मिल गया, वो नहीं खा सके, तो उस वक्त अस्पताल प्रबंधन कहाँ थी और उस वक्त इसका जांच क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल, और उस वक्त कहां गायब हो जाते हैं अस्पताल प्रबंधक, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रमेश बैस ने कहा कि टीएसी की मूल भावना को नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि फिलहाल उनके पास टीएसी से संबंधित कोई फाइल नहीं आई है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि कोई भी विधानसभा बिल पास कर सकती है पर मूल भावना को नष्ट नहीं कर सकती। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने टीएसी की नई नियमावली में राज्यपाल की भूमिका को खत्म कर दिया है, जिसके बाद से टीएसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में टीएसी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्यपाल के बयान के बाद मांडर विधायक और टीएसी के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा कि राज्यपाल अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो उस पर राज्य सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे टीएसी के संचालन नियमावली में सिर्फ बदलाव किया गया है, इस बदलाव में मूल भावना से कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक रूप से तय नियमावली में बदलाव ही मूल भावना को नष्ट करने जैसा है। बीजेपी शुरू से ही बदलाव और राज्यपाल के अधिकार को खत्म करने का विरोध कर रही है। हमको लगता है कि किसी तरह का मूल टीएसी का मूल भावना में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तब है कि महामहिम विद्वान हैं, काफ़ी पॉलिटिकल रूप से पूरे ने राजनीतिक अनुभव, हर चीज़ का उनको जानकारी है। अगर महामहिम को ऐसा लगता है तो राज्य सरकार को सलाह तो दे ही सकते हैं, और इस तरह से अगर सलाह वो देते हैं यहाँ के हित के लिए तो राज्य सरकार को मानना भी चाहिए इसके लिए। राज्यपाल ने बिल्कुल सही कहा, जो टीएसी का गठन हुआ वो पूरे तरीके से असंवैधानिक है, और गवर्नर जो होते हैं वो शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल कस्टमरी लॉज के कस्टोडियन होते हैं। अगर आपने कोई कानून ऐसा बना दिया जो उनको बाईपास करके आपने टीएसी का गठन किया तो ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है, और जो यहाँ के अनुसूचित जनजाति हैं उनके हितों की कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से सरकार का राजनीतिक फैसला था। हमने इसका उस समय भी विरोध किया था, और महामहिम ने भी बिल्कुल सही कहा है कि इस मुद्दे पर वो कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, और अंततः इस बात से हम लोगों ने जो हमेशा स्टैंड लिया था उसकी भी पुष्टि होती है। झारखंड में टीएसी को लेकर राज्यपाल रमेश बैस के बयान के बाद नई बहस शुरू हो गई है। झारखंड के शिक्षाविद कर्मा उरांव ने राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है। कर्मा उरांव ने कहा कि टीएसी में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि टीएसी को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। जहां तक दूसरे राज्यों के द्वारा ऐसा किए जाने की बात है तो दूसरी की गलती को नहीं दोहराया जा सकता है। देश में संघीय प्रणाली है, उसमें राज्यपाल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इस मामले में भी टीएसी के मामले में राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक था, ताकि यह जो असेंबली और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक थर्ड संस्थाएं हैं, उसको संविधान के मूल भावना के अनुरूप रहना चाहिए। मेरे समझ से राज्यपाल का जो संदेश है वो सही है, संवैधानिक स्वरूप। मतलब हेमंत सोरेन ने गलत की है। हाफ गप में ये सब डिसीजन नहीं होना चाहिए, संवैधानिक चीज़ें हैं। चूँकि ये संपूर्ण आदिवासी समाज की अस्तित्व का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। वो राज्यपाल की भूमिका रहने से यह ज़्यादा मजबूत संस्थाएं के रूप में विकसित हो सकती है। खबर देवघर से है, जहां जसीडीह थाना क्षेत्र के टामा घाट मोड़ के पास एक ट्रक के पीछे एक शख्स का शव झूलता हुआ मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर उसके शव को ट्रक के पीछे रस्सी के सहारे टांग दिया गया है। स्थानीय लोगों ने शव को देखने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के जेब से एक आधार कार्ड मिला है, जिसमें उसका नाम मुरलीधरन है, जो कि तमिलनाडु का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुबह जो है 7 बजे जसीडीह थाना अंतर्गत टावाघाट मोड़ के पास एक ट्रक में जो है एक रस्सी के सहारे झूलता हुआ शव की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वहाँ गए तो रस्सी से जो है झूलता हुआ जो एक शव बरामद किया गया है, जिसका इंक्वेस्ट तत्काल घटनास्थल पर करके सदर अस्पताल देवघर भेजा गया है। और पॉकेट से उनका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसके आधार पर उनका नाम पता का सत्यापन हो गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, कैसे? तो अभी तो पोस्टमार्टम के बाद कुछ कहना ठीक रहेगा।
पलामू में बेखौफ अपराधियों ने रेलवे लाइन का निर्माण कर रही अशोका बिल्डकॉन कंपनी में दिनदहाड़े फायरिंग की, जिसमें कंपनी का एक इंजीनियर गोली लग गया है। 3 महीने पहले भी रंगदारी को लेकर कंपनी में गोलीबारी की गई थी। वारदात की वही तस्वीर फिर दोहराई गई है। गोलीबारी में घायल फिर अशोका बिल्डकॉन के ही कर्मचारी। गोलीबारी भी बिल्कुल वैसे ही की गई है जैसे 8 जुलाई को की गई थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वारदात को दोहराया गया है। पलामू में रेलवे 3rd लाइन का निर्माण कर रही अशोका बिल्डकॉन के कर्मचारियों पर फिर 3 दहाड़े 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। गोलीबारी में अशोका बिल्डकॉन के इंजीनियर घायल हो गए हैं। वो भी इंजीनियर पोस्ट पे ही है, वो काम करवा रहे थे। वहाँ पर 10 से 15 मजदूर था और उसी बीच में आया और पता नहीं चला किधर से आया, वो गोली चला के फिर निकल गया। 2 महीने के भीतर रेलवे लाइन बिछा रही अशोका बिल्डकॉन कंपनी पर दूसरी बार गोलीबारी की गई है। 8 जुलाई को भी कंपनी के वर्कशॉप में फायरिंग की गई थी। गोलीबारी में एक मजदूर घायल हो गए थे। अमन साहू गिरोह के नाम पर मांगी गई थी रंगदारी। हैदरनगर थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। वो अशोका बिल्डकॉन का एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, उसके एक जो है स्टाफ को गोली लगी है। संभवतः वो इंजीनियर है, तो गोली जांग में लगी है। वो आदमी खतरे से बाहर है और हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस की टीम वहाँ है और हम लोग शीघ्र ही इस कांड का उद्भेदन करेंगे और जैसे पहले हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी। रंगदारी के नाम पर गोलीबारी में अशोका बिल्डकॉन के 2 लोग घायल हो चुके हैं। पर्चे में जिस गिरोह का नाम है, पुलिस को इसकी भी खबर है, लेकिन दोनों ही मामलों में अब तक पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे कंपनी के कर्मचारी सुरक्षित माहौल में काम कर सके। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर सुर्खियों में आया धनबाद का वासेपुर। ये बड़ी खबर आपको धनबाद के वासेपुर से बता रहे हैं। बिल्डर पर रंगदारी की मांग को लेकर हमला किया गया है। बैंक मोड़ इलाके के आरा मोड़ पर यह हमला किया गया। ऑफिस में 2 युवकों पर यह हमला किया गया है। बिल्डर पर भी हमले का आरोप लगाया गया है। हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। मिठखान और उसके सहयोगी ने रंगदारी मांगी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। तो 2 युवकों पर बिल्डर पर जो है हमला करने का आरोप लगा है। हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है अब तक, लेकिन पुलिस के हाथ जो है इस पूरे मामले में खाली बताए जा रहे हैं। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनबाद के वासेपुर में जो है रंगदारी मांगा गया है और रंगदारी मांगने के साथ ही हमला भी बोला गया। बिल्डर पर हमला बोला गया है और 2 युवक आए थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बैंक मोड़ इलाके के आरा मोड़ पर ऑफिस बताया जा रहा है, जहां पर 2 युवक आधम के और बिल्डर पर हमला भी करने लगे। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वहां की। सीसीटीवी फुटेज में जो वारदात कैद हुई है वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस फिलहाल कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन से गैंग की तरफ से रंगदारी मांगी गई है? फिलहाल तो ये जो घटना है वो बैंक मोड़ थाना क्षेत्र का है, वासेपुर का। वासेपुर जो कि गैंग ऑफ वासेपुर से बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। और अब जो जिस तरह से धनबाद जिले में लगातार व्यवसायियों को धमकी और रंगदारी के कॉल और मैसेज आ रहे थे, कल ही अमन गिरोह के सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने घटना का उद्भेदन किया था। आज फिर उसी तरीके की वारदात हुई है। हालांकि अब पुलिस को ये आसानी जरूर होगी कि सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर आ गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार अगर धनबाद जिले में पुलिस सक्रिय है तो फिर किस तरीके से अपराधियों का मनोबल नहीं टूट रहा। दिन दहाड़े आवासीय कार्यालय में अपराधी पहुंचते हैं, रंगदारी की मांग करते हैं और नहीं देने पर, इनकार करने पर बिल्डरों पर जानलेवा हमला करते हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस को अब जो है सो बहुत ही सक्रिय होना होगा और व्यवसायियों को ये विश्वास दिलाना होगा कि अपराधी से आप डरे नहीं, अपराधियों से नियंत्रण पाना है तो पुलिस का सहयोग ले। लेकिन अगर इस तरह की वारदातें होगी तो व्यवसायियों में कहीं ना कहीं एक दहशत रहेगा और व्यवसायी फिर रंगदारी देने के लिए विवश हो जाएंगे। जी संजय, जो व्यवसायी है उनसे आपकी बातचीत हो पाई, वो कुछ बता पा रहे हैं? इससे पहले क्या उन्हें ऐसी कोई धमकी मिली थी? पहले से भी क्या रंगदारी की मांग की जा रही थी और किस एवज में रंगदारी मांगी जा रही है? भुक्तभोगी एक बिल्डर है और नामी बिल्डर है वासेपुर का और वो आवासीय कार्यालय में अपने कागजाती कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक मिट्टू खान और उसके सहयोगी उसके कार्य पहुंचे और वहां पर रंगदारी की मांग की और जो ही रंगदारी देने में इनकार किया तो धारदार लात घूंसों से उस पर वार कर दिया गया। ये बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज होने के कारण ये वारदात तस्वीर में कैद हो गई। अगर ये तस्वीर में कैद नहीं होती तो व्यवसायी को भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने में कहीं न कहीं पुलिस को कठिनाई महसूस कराना पड़ता और पुलिस को भी जांच में कहीं न कहीं दिक्कत आती। हालांकि अब जांच कर रही है और जिन बायने में के खिलाफ में इन्होंने शिकायत दिया
जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और अब बात रांची के राजकुमार और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कर दिया है कि वे कम से कम एक और सत्र में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते दिखेंगे और विल्स पोडू यानी सीएसके के प्रशंसक उन्हें चेन्नई के चेपॉक मैदान में फेयरवेल मैच खेलते हुए देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक संन्यास की बात है तो अब भी आप आ सकते हैं और मुझे सीएसके के लिए खेलते हुए देख सकते हैं। धोनी ने कहा कि ये उनका आखिरी मैच हो सकता है और प्रशंसकों को उन्हें विदाई देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम चेन्नई में खेलेंगे और वहां प्रशंसकों से मिल सकते हैं। धोनी के अगले आईपीएल में खेलने की खबर आने के बाद धोनी के शहर रांची में खुशी का आलम है। आज सुबह से ही धोनी के रांची के सिमलिया स्थित आवास के बाहर उनके फैंस जमा होने लगे। धोनी के फैंस ने बताया कि माही में अभी काफी क्रिकेट बचा है और वो आईपीएल के लिहाज से चेन्नई के लिए आने वाले सालों में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। रांची के सिमलिया में धोनी के आवास के बाहर उनके फैंस से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कर दिया है कि वे अगला आईपीएल खेलने जा रहे हैं। मत धोनी आपको अगले सीजन में फिर पीली जर्सी में नजर आएंगे। हम इस समय मौजूद है रांची के सिमलिया में, जहां धोनी का आवास है। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। कि आदेश जी, आप छत्तीसगढ़ के रायपुर से यहाँ पहुंचे हैं, बिना धोनी से मिले रांची से वापस जाएंगे नहीं। ये बता दीजिए कि आपके भगवान जो हैं पीली जर्सी में अगले सीजन में भी नजर आ रहे हैं। भैया, नीली नहीं तो पीली ही सही, भगवान के दर्शन होते रहने चाहिए। अब रही बात उनके इस डिसीजन की, वो चेन्नई में बाय बाय बोलेंगे क्योंकि वो देश के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। अगर आप गौर करें, जब उन्होंने इंडियन कैप्टेंसी से जब रिटायरमेंट ली थी, यानी जब उसको छोड़ा था, तब उन्होंने ये चेक किया था कि मेरा सब्स्टिट्यूट विराट रेडी हो रहा है और हो जाएगा, और साथ रहकर रेडी किए। मेरा सब्स्टिट्यूट एज अ कीपर, एज अ बैट्समैन कौन रहेगा, वो रेडी किया। उसके बाद उन्होंने छोड़ा। लोगों को ये डिसीजन अचानक लगता है भैया, पर मैं बता दूं, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके प्लान करते हैं और वो चेन्नई तभी छोड़ेंगे जब उनको उनका सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा और हमारे देश में, हमारे इंडिया में छोड़ने वाले हैं। और रही बात भैया सन्यास की, तो भैया धोनी सर है सन्यासी, तो सन्यासी को सन्यास कैसा? सन्यासी धोनी कैसे हुए भाई? भैया सन्यासी ऐसे कि उन्होंने कभी अपने लिए नहीं खेला, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और एक व्यक्तित्व होता है, एक व्यक्तित्व होता है एक व्यक्ति का जो क्या बात है, दर्शन हो गए एक व्यक्तित्व होता है एक व्यक्ति का जो किसी चीज़ के लोभ में, मोह माया में लुप्त होता है, पर धोनी सर इन सब से परे हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि धोनी जो हैं अभी संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं, धोनी को सन्यासी तक बता दिया। ये वो हैं जो दिल में धोनी को लिए फिरते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल में धोनी है। और यहाँ पर धोनी के पड़ोसी भी, हम उनसे बात करेंगे कि भाई ऐसा है कि जब जब धोनी का गेट खुलता है दिल जोर से धड़क जाता है। आप तो पड़ोसी हैं। जोर से धड़कता है कि कब उनके दर्शन हो जाए, हम ये सोचते हैं। और जैसा संन्यास का बात है, धोनी सर संन्यास तो अभी लेंगे नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट आईपीएल भी आपको खेलने वाले हैं और इस बार भी वो आईपीएल की ट्रॉफी बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि वो आईपीएल की ट्रॉफी बिल्कुल लाएंगे। कुछ और ही फैंस है भाई, जल्दी से बता दो कि धोनी जो है पीली जर्सी में नजर आ रहे हैं, कितने खुश हो? बहुत 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 ज़्यादा खुश है, क्यों नहीं होंगे, और नेक्स्ट ईयर भी नजर आएंगे और ज़्यादा खुशी होगी। और ये हम लोग भी बहुत खुश हैं, हम लोग भी उनका पूरा मैच देखते हैं डेली, मज़ा आता है उनका देखा हुआ सभी मैच। धोनी को मैदान में देखते हैं तो मजा आता है। जब से इन्होंने सुना है कि धोनी आईपीएल में अगले सीजन में भी खेलेंगे, तमाम देख रहे हैं घर के आगे भीड़ बढ़ने लगी है। और आपको जानकारी दे दें कि 200 से ज़्यादा मैच बतौर कप्तान धोनी चेन्नई के लिए खेल चुके हैं। 100 से ज़्यादा मैच बतौर कप्तान चेन्नई के लिए जीत चुके हैं। 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी दिला चुके हैं। 9 बार आपको फाइनल में चेन्नई को पहुंचा चुके हैं। कुछ लोग धोनी को मैदान में ढूंढते फिरते हैं तो कुछ धोनी को दिल में लिए फिरते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करीब 90 साल से शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की वेदी पर प्रतिमा को विराजमान कर पूजा की जाती है। पूजा पूरी तरह से तांत्रिक विधि से होती है। महालया के अवसर पर मंदिर कार्यालय में बने हवन कुंड की सफाई कर पहले पूजा के दिन से ही हवन कुंड में सरदार पंडात तांत्रिक विधि से हवन करते हैं। पूरे नवरात्र तक कनेल पुष्प से हवन कुंड में आहुति देकर हवन किया जाता है। यहाँ हर दिन रात में माता को 56 भोग और आरती के बाद पूजा को विश्राम दिया जाएगा। वहीं सप्तमी के दिन से 3 देवी मंदिरों में अखंड दीप जलाकर माता का पाठ आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। आदि अनादि काल से जब से सरदार पन्ना यहाँ पर विराजमान है, तब से जगदम्बा का यहाँ पर उठा करके खास करके सरदार पन्ना की खास ये कुलदेवी है। और वहाँ की जितने भी उठा करते हैं सब पुरानी हवेली में होता है, ये इनका खास है। और यह सिर्फ नवरात्र में ही इनका विधि विधान से 9 दिन तक पूजा होता है। और यहाँ पर जो है 10,000 कनेल फूल की आहुति होता है यहाँ पर, और ये बहुत प्राचीन परंपरा चलते आ रहा है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी तेज है। पंडाल बन रहे हैं, प्रतिमाएं तैयार हैं, लेकिन पूजा समितियों को सरकार के कई गाइडलाइन पर आपत्ति है। हालांकि प्रशासन ने समितियों के साथ बैठक कर एक बार फिर गाइडलाइन की जानकारी दी, साथ ही पूजा में से पालन करने को कहा है। कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल साधारण पंडाल बनाए जा रहे हैं। मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी छोटे स्वरूप में बनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर से कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत होगी। इसको देखते हुए बाजार में चहल पहल भी शुरू हो गई है। बारिश थमते ही मूर्तिकारों ने प्रतिमा पर रंग चढ़ाना शुरू कर दिया है। उसी अनुसार हम लोग पूजा पाठ करेंगे और पंडाल का स्वरूप भी बहुत साधारण ही होगा, क्योंकि 5 फीट का मूर्ति बनाना है जो सरकार का गाइडलाइंस है, तो उसी 5 फीट के अनुसार ही हम लोग का पंडाल में बहुत सज्जा नहीं होगा, लेकिन साधारण पंडाल आज से मेरा शुरू हुआ बनाने के लिए। और रही बात श्रद्धालु का, तो पिछले साल कोरोना का टाइम में लोग श्रद्धालु लोग नहीं निकले, और इस बार तो लगता है कि श्रद्धालु लोग घर से निकलेंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग जो पूजा कराएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब गाइडलाइंस का जो पालन हो। 25 का सरकार अलाउ किया है, पंडाल में 25 लोग रहेंगे और 25-25 का ग्रुप बनाकर पूजा है, तो जो सरकार का गाइडलाइन उसी अनुसार हम लोग भी पूजा कराएंगे। दुर्गा पूजा मनाने को लेकर झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन जारी होने के बाद बोकारो में मूर्तिकारों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने राज्य सरकार से मूर्ति की ऊंचाई को लेकर राहत देने की मांग की। मूर्तिकारों का कहना है कि वे लोग मां दुर्गा की बड़ी प्रतिमा बनाने का काम शुरू कर चुके थे, लेकिन राज्य सरकार ने मूर्ति की हाइट 5 फीट कर दी। ऐसे में बड़ी मूर्तियां अब बेकार होने जा रही हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इधर पूजा समितियों ने भी सरकार से अपने गाइडलाइंस में बदलाव करने की अपील की है। मिशन हो गया सरकार का, उसमें दिक्कत सभी है, कम खर्चा दे रहा है। जो मूर्ति 20,000 में बुकिंग होता था, वही मूर्ति हो गया अभी 10,000 में हो गया। फिलहाल बोल रहा है सजावट वही चाहिए, वैसा ही क्वालिटी चाहिए। तो आदमी जो पार्टी है वो बड़ा अभी लेना नहीं चाहता, क्योंकि कोरोना ख़त्म ही होने वाला है, फिर भी बोल रहा नहीं हमको वही वाला छोटा वाला चाहिए। तो हम लोग को ये सब क्या होगा बताइए। धनबाद के डुमरा रियासत के राज परिवार में अंग्रेजों को जमाने से ही दुर्गा पूजा हो रही है। यहाँ की पूजा परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। राजा बनवारी नारायण सिंह के समय से शुरू पूजा आज उनके उत्तराधिकारी राजा मघेंद्र नारायण सिंह कर रहे हैं। इस बार कोविड गाइडलाइंस के तहत राज परिवार के मंदिर में प्रतिमा बन रही है। यहाँ बलि देने की भी प्रथा है, जिसके लिए अलग से बलि स्थल भी बना है। बंगाली प्रथा के मुताबिक पूजा अर्चना में आदिवासी समाज के लोग भी पहुंचते हैं। यहाँ दशमी के दिन प्रतिमा का विसर्जन राजा तालाब में किया जाता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ती है। ये पूजा आज से करीब सैकड़ों साल पुराना पूजा है और ये राजबाड़ी का अपना पूजा है, जो राज परंपरा और राज परिवार इसको तब से लेकर आज तक करते हुए आ रहे हैं। और परंपरागत किसी भी का जो मनोकामना किसी व्यक्ति का यहाँ पूरा होता है, वो अपने गच्छित के अनुसार परंपरा। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।